एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विविध अधिगमकर्ता। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है विविध अधिगमकर्ता। और अब पहली बात है कि विविध अधिगमकर्ता क्या है, इसका अर्थ क्या है। विविध यानी विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता यानी सीखने वाले। तो सभी बच्चे समान रूप से नहीं सीखते हैं, उनमें भिन्नताएँ पाई जाती है। और इसका कारण यह है कि पहली बात है कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती है। सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति जो है वो एक जैसे नहीं है, ठीक है। दुनिया में जो भी दो व्यक्ति हैं वो एक जैसे नहीं हैं, यहाँ उनमें भिन्नताएँ पाई जाती है, राइट। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सभी में ना किसी पक्ष में भिन्नताएँ पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बालक जो होता है ना वो विशिष्ट होता है। यदि दो बालक सेम नहीं है, कोई भी दो बालक सेम नहीं है, यानी जो प्रत्येक बालक है वो अपने आप में एक विशिष्ट बालक है, स्पेशल है, यूनिक है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी गाल्टन जो है, जिन्होंने हेरिडिटरी जीनियस बुक लिखी है। व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट टाइम जिन्होंने अध्ययन किया था, व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस इसके अंदर किया था। लेकिन इनको व्यक्तिगत भिन्नता के जनक नहीं कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता के जनक टेटल को कहा जाता है। और इसका कारण है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता पे इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाधिक अध्ययन किया है, इस कारण इनको व्यक्तिगत भिन्नता का जनक कहा जाता है। अब विविध अधिगमकर्ता होते हैं तो फर्स्ट जो उसका टाइप आता है वो आता है मंदबुद्धि बालक, राइट। ऐसे बालक जो अपने निम्न कक्षा स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बच्चा है क्लास 5 के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, और उसको सेकंड क्लास के जो चैप्टर्स है, जो यूनिट्स है, वो भी उसको समझ नहीं आ रही है। टीचर के पढ़ाने के बावजूद भी वो उनको ग्रैब नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में अपन उस क्लास 5 के स्टूडेंट को मंदबुद्धि बालक कहेंगे, क्योंकि वो अपनी कक्षा से भी निम्न स्तर का जो है वो नहीं कर पा रहा है, राइट। तो IQ, इनका जो IQ है वो टर्मन के अनुसार, टर्मन ने तो बोला है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ना उनका IQ जो होता है वो 90 से कम होता है, 90 से कम होता है, ये टर्मन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि जो मंदबुद्धि बालक है उनका IQ 70 से कम होता है। नेक्स्ट है AAMD के अनुसार, AAMD क्या है, अमेरिकन मानसिक मंदता की परिषद है AAMD, राइट। AAMD कंसिडर करती है 67 से नीचे कम बिलो जिनका भी IQ है वो मंदबुद्धि बालक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। AAMD यानी अमेरिकन मानसिक मंदता की परिषद बच्चों को, जो मंदबुद्धि बालक है उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है 0 से 20 जिनका IQ होता है उनको अपन प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन इस क्लास के अंदर कंसिडर करते हैं। और ये कौन से बालक होते हैं जो कि जीवन भर निर्भर रहते हैं, मतलब एक जीवन में ऐसा कोई भी स्टेज नहीं आता जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से चीज़ों को करना सीख जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उनका IQ है ना 0 से 20 है। सेकेंड वन है 21 to 35 वाले IQ, इनको सेवर मेंटल रिटार्डेशन इस क्लास के अंदर कंसिडर किया जाता है। और ये स्टूडेंट निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जीवन भर निर्भर रहते हैं, बट कुछ समय के लिए निर्भर रहते हैं, बाद में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है 36 to 51 IQ, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आते हैं ये। और ये प्रशिक्षण योग्य होते हैं, यदि इनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए तो फिर ये इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, मतलब अपना कार्य खुद से करने लग जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी है 52 to 67, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं इनको। और ये शिक्षण योग्य होते हैं, इनको भी अपन पढ़ाकर, मतलब इनको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, ठीक है, इस कैटेगरी को तो, बट इनको एक बार 2 बार पढ़ाकर है अपन आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। अब मानसिक मंदता के विशिष्ट कारक, यानी मानसिक रूप से मंद होता है बालक तो उसके कुछ कारक होते हैं, कुछ कारण होते हैं, किन कारणों से वो है ना मानसिक रूप से मंद है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कारण आता है ना उसका वो है डाउन सिंड्रोम, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मंगोलिया। ये किनको होता है, अपन जानते हैं कि जो टोटल कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन के अंदर वो 23 होते हैं। और जब भी 21 यानी 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, तो उसके कारण जो उत्पन्न संतान होती है वो मानसिक रूप से मंद होती है। तो आपको याद रखना है कि 21वें जोड़े गुणसूत्र में जब एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है तो उससे उत्पन्न जो संतान है वो मानसिक रूप से मंद होगी, यह होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें आयोडीन की कमी होने के कारण, ठीक है, आयोडीन की जब उनमें कमी हो जाती है तो फिर जो संतान उत्पन्न होती है ना, आयोडीन की कमी होने के कारण जो उत्पन्न संतान है उसकी लंबाई लगभग आधी रह जाती है, जो लंबाई होनी चाहिए उससे आधी रह जाती है, एवं मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है। तो उस जो औरत है उसके अंदर जब आयोडीन की कमी होगी तो फिर जो बच्चा पैदा होगा उसकी जो लंबाई है वो क्या रह जाएगी, हाफ, आधी ही रह जाएगी, और वो मानसिक रूप से मंद हो जाएगा। इन बालकों को अपन क्रेटिनिज्म कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं।
हाइड्रोसेफेली। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी मतलब डिलीवरी होती है तो फिर कभी कभार क्या होता है, शिशु के मस्तिष्क में द्रव्य यानी लिक्विड भर जाता है, जिसके कारण उसके जो मस्तिष्क का आकार होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसकी जो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो पिचक जाती है, जिसके कारण बालक मानसिक रूप से मंद हो जाता है। तो ठीक उस टाइम पे ये होता है हाइड्रोसेफेली। ठीक है, तो अपन 3 पढ़ चुके हैं। पहला जो है वो अपन ने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम या मंगोलियाइज्म, यानी 21 जो 21 जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक संख्या बढ़ने पे ये वाली जो सिचुएशन बनती है। और कैरेटनिज्म क्या होता है, जब भी महिला के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो बालक की लंबाई लगभग आधी रह जाएगी और वो मानसिक रूप से मंद होगा। हाइड्रोसेफेली वो होता है कि जब भी शिशु के मस्तिष्क में द्रव्य भर जाता है, जिसके कारण उसकी जो मस्तिष्क है उसका आकार बड़ा हो जाता है और कोशिकाएं जो है वो पिचक जाती है, इसके कारण बालक जो है मानसिक रूप से मंद हो जाता है। अगला है माइक्रोसेफली। इसके अंदर क्या होता है कि शिशु के मस्तिष्क पर चोट या दबाव, कभी कभार थोड़ी चोट लग जाए, दब जाए, उसके कारण उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं पिचक जाती है और सिर का आकार भी छोटा रह जाता है। इस कारण जो बालक होता है, यहाँ पे जो सिर का आकार है नॉर्मल इतना होना चाहिए तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके यहाँ पे भी जो है मस्तिष्क की कोशिकाएं पिचक जाती है। यहाँ पे जो कारण होता है वो होता है या तो उस पर कोई चोट लगी हो या फिर दबाव लगा हो। ठीक है, तो इस रूप कारण जो बालक मानसिक मंद हो जाते हैं उनको क्या होता है, माइक्रोसेफली होता है। अब है मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। मतलब अपन कैसे पहचानेंगे कि बालक मंदबुद्धि है, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें कमी होगी। ठीक है, इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा है कमजोर तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति, चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। कोई भी अपन बातचीत कर रहे हैं तो वो अपना तर्क नहीं रख पाएंगे, लॉजिक नहीं दे पाएंगे उस बात के पीछे। उनमें जिज्ञासा की कमी पाई जाती है, कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते हैं वो। और आत्मविश्वास की भी कमी पाई जाती है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अवधान व ध्यान केंद्रण की कमी। ठीक है, बहुत देर तक एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर की कमी पाई जाती है। अगला है अंतर्मुखता के गुणों की, यानी इंट्रोवर्ट होते ही हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं और मतलब खुद के बारे में सोचते रहते हैं। अगला है संदेह, संकोची और शर्मिला व्यवहार होता है, मतलब हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि करूँ ना करूँ, संकोच करते हैं और शर्मिले भी होते हैं। और शब्दकोश की कमी पाई जाती है, इसलिए ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो ये है मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। अगला है कि अब इन बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था होती है, विशेष पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम भी इनका विशेष होता है और विद्यालय भी इनके विशेष होते हैं, पाठ्यक्रम भी इनके लिए विशेष होता है, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण युक्त शिक्षकों की व्यवस्था होती है जो कि स्पेशल बीएसटी से करे हुए होते हैं, तो उनके लिए विशेष ही शिक्षक होते हैं, विशेष ही विद्यालय होते हैं और विशेष ही इनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। विशेष शिक्षण विधियाँ होती है। ठीक है, और दोहराव की विधियों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये मंदबुद्धि बालक होते हैं तो इनको एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती है, तो इनके लिए क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बार बार ड्रिल करवाई जाती है इनको। सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसे ये समझ नहीं पाएंगे तो इनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री इनका उपयोग किया जाता है। गतिविधि आधारित अधिगम किया जाता है, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, इनको एक्टिविटी के माध्यम से जो है वो चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य। टीचरों का बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है बच्चों के प्रति, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाते, क्योंकि वो मंदबुद्धि होते हैं। क्या करना है क्या पढ़ना है वो सब टीचर को ही देखना होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं तो प्रेरित करते हैं बालकों को कि वो मतलब चैप्टर, मतलब जिस भी टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर है तो उनको एक्टिविटी करवाएं उसके लिए। ठीक है, और फिर उनको प्रेरित करें, मतलब मोटिवेट करें। एक्टिविटी से बच्चे क्या होते हैं, उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है। ठीक है, प्रत्येक में विशेष कक्षाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन बच्चों को मतलब रिपीटेड दोहरा सिखा रहे हैं उसके बावजूद भी यदि समझ नहीं आ रहा है ना, तो उनके लिए अलग से क्लासेस लगानी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए यूँ ही कि भाई नहीं आ रहा है, उनके लिए अलग से क्लासेस लगानी चाहिए। और हस्तकौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनको जो है कुछ ऐसे ही सिखाना चाहिए कि हस्तकौशल हाथ से निर्मित करके अपन है ना अपना जीवन गुजारा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना कि किताबें रटानी चाहिए। तो यह है कि हस्तकौशल की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। यह है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राइट, आज की वीडियो के अंदर अपन ने विविध अधिगमकर्ता में से जो मंदबुद्धि बालक है उन्हीं को पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पिछड़े बालक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार मोटा मोटी बता देती हूँ, इसके बारे में वापस से रिपीट करवा देती हूँ कि विविध अधिगमकर्ता क्या होते हैं। कि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, और सभी में क्या है कि सभी बालक अपने आप में विशिष्ट है। हेरिडिटरी जीनियस बुक में किसने लिखी है, तो फ्रांसिस गार्टन। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये विविध अधिगमकर्ता इन पे अध्ययन करा था, और व्यक्तिगत भिन्नता के जनक कैटल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक अध्ययन किया है। और मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं, जो कि अपनी कक्षा स्तर से भी निम्न कक्षा स्तर का जो सिलेबस होता है उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो टर्मन बोलते हैं कि जिनका IQ 90 से कम होता है वो मंदबुद्धि बालक होते हैं, बल्कि जो क्रो एंड क्रो है वो बोलते हैं कि जिनका 70 से कम होता है वो मंदबुद्धि बालक होते हैं, और AAMD बोलते हैं कि जिनका 67 से कम होता है वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है AAMD, यानी अमेरिकन मानसिक मंदता की परिषद। ये क्या
बोलती है कि इसने ना 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, 0 to 20, 21 to 35, 36 to 51 एंड 52 to 67, राइट। अगला है कि मानसिक मंदता के विशिष्ट कारक। बहुत सारे डिफरेंट कारक होते हैं जिनके कारण बच्चा क्या होता है, मेंटली जो है कमजोर रह जाता है। तो पहला है कि डाउन सिंड्रोम या मंगोलियाइज्म होता है। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म, यानी आयोडीन की कमी होने पर लंबाई आधी रह जाती है और मानसिक रूप से मंद हो जाता है बालक। हाइड्रोसिफेली, इसके अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क में द्रव्य बनने के कारण मस्तिष्क का आकार जो है बड़ा हो जाता है और जो कोशिकाएं होती है वो पिचक जाती है, तो बालक क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। और माइक्रोसिफेली, इसके अंदर क्या होता है कि दबाव या चोट के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं पिचक जाती है और आकार जो है बड़ा हो जाता है, तो ये होता है माइक्रोसिफेली। नेक्स्ट होता है मंदबुद्धि बालकों की क्या विशेषताएं होती है, बौद्धिक क्षमता में कमी होती है, तर्क शक्ति स्मरण शक्ति उनमें कम होती है, जिज्ञासा की कमी पाई जाती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, ध्यान केंद्रण की कमी होती है, अंतर्मुखता का गुण पाया जाता है, शर्मीले होते हैं, शब्दकोश की भी कमी होती है। इनकी शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, विशेष विद्यालय, विशेष पाठ्यक्रम है, विशेष शिक्षा के विशेष शिक्षण विधियां हैं, दोहराव की विधि है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, गतिविधि आधारित अधिगम करवाया जाता है, उत्तरदायित्व का कार्य, ये जो इन बच्चों को पढ़ाना एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। पाठ्य संहिता में क्रियाएं करवाई जाती है ताकि बच्चे मोटिवेट हों और इनके लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाती है और हस्तकौशल का विकास किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कहीं किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप इनको अपने नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको लिख के समझाया है तो आप इनको भी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और इसी के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं। आगे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, पहले अपनी वाला अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।